हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास में भी पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो इसमें हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन था, इसमें से थोड़ा सा रिकैप समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा गैप कर दिए हैं हम। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के पीछे पीछे फिर डच आए थे। याद रखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन भारत में आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है क्योंकि उन्होंने भारत के साथ कम बल्कि चीन के साथ ज़्यादा व्यापार किया था, इसलिए स्वीडिश को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे इन लोगों में आपस में ही संघर्ष था कि ये जैसे कंपटीशन अगर ज़्यादा रहेगा तो जो सामान है वो भी ज़्यादा मुद्रा में बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए देखिए, तो भारत और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद पुर्तगाली के बाद फिर डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। तो जो पुर्तगाली थे और अंग्रेज थे, हमने पिछले वीडियो में एक पढ़ा था थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। इसको पढ़ा था ना कि दहेज स्वरूप में जो भारत का एक हिस्सा था बम्बई, पश्चिमी भारत का, गुजरात के नीचे वाला महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की राजधानी है आज का, उसका जो बम्बई था उसको दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, 7 साल बाद लगभग उसको कंपनी को दे दिया था कि वो आप व्यापार कीजिए और उसके बदले में वो कुछ टैक्स लेता था। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों और अंग्रेजों में जो कंपटीशन था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो डच को जो है बेदरा के युद्ध में हरा दिया गया था, तो डच का भी सफाया हो गया था। ठीक है, तो बचे फ्रांस और अंग्रेज, इन दोनों में। तो यही कर्नाटक का युद्ध आज हम देखेंगे। कर्नाटक के युद्ध में किस प्रकार से लास्ट में वांडीवास के युद्ध के साथ 1760 के साथ फ्रांस का भी सफाया हो जाता है। उसके बाद फिर अंग्रेज बचते हैं जो कि भारत के आज़ादी तक शासन करते हैं। ठीक है, कैसे एक व्यापारिक से कैसे शासक बन गए, उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। हम कोशिश करेंगे अब रोज एक वीडियो अपलोड करें। ठीक है, वांडीवास के युद्ध के साथ 1760 के साथ यहाँ से फ्रांस का पूरी तरह से सफाया हो गया था। एक पॉइंट थोड़ा सा हम समझते हैं। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली ही सबसे ज़्यादा दिन तक भारत पर शासन की, कल लगभग 1961 तक, जबकि हमारा भारत आज़ाद हो गया था 1947 को। ठीक है, लेकिन गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों का कब तक बना रहा, 1961 तक। उसी प्रकार से जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का भी अधिकार भारत में 1954 तक बना रहा। याद रखिएगा इसको, 1954 तक फ्रांसीसियों का अधिकार भारत पर बना रहा। ठीक, आगे आइए देखते हैं वो भी किस क्षेत्र पे जानते हो। जैसे पुर्तगाली का हम लोग पढ़ रहे हैं गोवा के क्षेत्र पे, वैसे फ्रांसीसियों का पुदुचेरी, जिसे पहले था पांडिचेरी, ठीक है, वो आज का पुदुचेरी, यही सी क्षेत्र पे जो है पुर्तगालियों का फ्रांसीसियों का शासन लगभग 1954 तक बना रहा। आइए आज इसको देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध, ये क्या है? कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, या इसको डेट हम याद करते चलेंगे। सबसे पहले 1746 से 1748 ऐसे याद करेंगे, ऐसे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं और पहले देख लेते हैं इसको, चार्ट को, फिर से हम समझाएंगे स्टोरी के माध्यम से, आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा बस। देखिए, प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, 2 वर्ष का गैप, 46, 47, 48। फिर द्वितीय कर्नाटक का युद्ध इसके बाद ही होगा 1749 से 1754 तक। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। उसके बाद इसका कारण था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि यूरोप में चल रहा था और जिसकी लपटें हमें भारत में भी देखने को मिली। आइए देख लेते हैं इसको। और इसकी संधि के साथ एला सापल की संधि,
इसे कहीं कहीं पे एक्स-ला-सैपल की संधि भी कहते हैं। और ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये जो सन है ना 1748, देखिए यहाँ पे 1746 से 1748 तक चला, तो ये जो लास्ट वाला सन है ये संधि के साथ फिर यहीं पे तो समाप्त होगा लास्ट में। जैसे 1749 से 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला, 1755 में पांडिचेरी के संधि के साथ ही से यह समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला और 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है। जैसे हम लोग पापा बुलाते हैं ना, तो ऐसे कह सकते हैं ए पापे, ए पापे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, तृतीय कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध ए पापे एक्स-ला-सैपल की संधि, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध पांडिचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। ऐसे भी याद कर सकते हैं। विशेष क्या था इसको समझने के बाद पढ़ेंगे। अब आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 के बीच में 2 वर्ष का रहा। 1746 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर। ठीक है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर चल रहा था और इसकी लपटें भारत में भी देखने को मिली। भारत में जो है उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था, हम लिख भी दे रहे हैं, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। तो होता क्या है, 2 मेन व्यापारिक कंपनियां भारत में उस समय चल रही थी, एक फ्रांसीसी और दूसरा ब्रिटिश अंग्रेज। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी थे इनके जलपोतों पर अंग्रेज ने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब जो व्यापार करने का माध्यम था वो समुद्री मार्ग से जलपोतों द्वारा ही होता था उसमें। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि सबसे पहले समुद्री जलमार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, उसके बाद फिर व्यापार करना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया अलग अलग कंपनियों द्वारा। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले मतलब इसी के समय जो है इसके जलपोतों पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये कर्नाटक वार शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और उसके बाद जो है ये हो गया। इसी के बीच में 1746-47 में ये चला और उसके बाद 1748 में एक युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध। 1748 में एक युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध। ये क्या है, देखिए जो उस समय हैदरा के नवाब थे ना हैदरा के नवाब, वो ये जो मद्रास था, मद्रास पर फिर फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक स्टोरी थोड़ा समझते हैं इसको। तो स्टोरी ये है कि जब अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इसने जो है हैदराबाद के नवाब के पास जाकर कहा कि आप कुछ मदद कीजिए, मतलब कुछ इसमें सहयोग कीजिए। लेकिन जो हैदराबाद के नवाब थे वो तो ऐसे चुपचाप बैठे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, एकदम शांति से बैठे थे। तो क्या किया डुप्ले ने, क्या किया, जो अंग्रेजों के उस समय कब्जे में था मद्रास, उस पर जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, उस पर युद्ध करके कब्जा कर लिया और ये कहा कि हम मद्रास पर कब्जा करने के बाद जो हैदराबाद के नवाब थे उनको आपको जो है मद्रास दे देंगे। लेकिन जब डुप्ले ने इस पर कब्जा कर लिया तो मद्रास को नवाब को देने से मना कर दिया। इससे जो है जब नवाब ने उनको छोड़ने के लिए कहा डुप्ले को, फ्रांसीसियों को, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद फिर एक युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध इनके बीच में और हैदराबाद के नवाब के बीच में, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलकर एक संधि होती है 1748 में एक्स-ला-सैपल की संधि। इस संधि के तहत क्या होता है कि जो फ्रांसीसियों ने जो अंग्रेजों के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था मद्रास पर, उसको फिर से अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ये था विशेष। आगे देख लेते हैं। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 के बीच में होता है। हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण, इसका कारण। ठीक है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। वैसे तो जैसे कोई शासक है तो वो मरने से पहले अपना उत्तराधिकार को घोषित कर देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए हैदराबाद कर्नाटक, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे है कर्नाटक, यहाँ पे है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल। तो ये है कर्नाटक, कर्नाटक का एरिया बड़ा है, केरल का एरिया छोटा है। और हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है हैदराबाद।
हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हैदराबाद और कर्नाटक सबसे पहले देख लेते हैं। 2 स्टेट था। ठीक है, तो हैदराबाद में एक नासिर जंग और एक थे मुजफ्फर जंग। उसी प्रकार से कर्नाटक में एक थे अनवरुद्दीन और एक थे चंदा साहब। तो जो ब्रिटिश गवर्नर उस समय थे लॉर्ड क्लाइव और फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। तो जो लॉर्ड क्लाइव था वो यहाँ पे हैदराबाद में समर्थन कर रहा था नासिर जंग का, और कर्नाटक में समर्थन कर रहा था अनवरुद्दीन का। इस प्रकार से देखिए 2 गुट बन जाते हैं। हैदराबाद में नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, और फ्रांसीसी गवर्नर चाहता था कि हैदराबाद का नवाब बने मुजफ्फर जंग और कर्नाटक का नवाब बने चंदा साहब और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ये देखिए 2 गुट बन गए। 3 लोग यहाँ पे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। उसी प्रकार से एक गुट इधर नासिर जंग, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और अनवरुद्दीन। अब क्या होता है कि ये दोनों लोग अलग अलग लोगों को समर्थन करते हैं। ब्रिटिश गवर्नर डुप्ले कहता है कि कर्नाटक का नवाब चंदा साहब को बनाया जाए, जबकि ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव कहता है कि अनवरुद्दीन को बनाया जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी नवाब बनते और जिसके समर्थन में ये रहते उनको ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता, वो ज़्यादा अच्छे से व्यापार कर सकते थे, ज़्यादा अच्छे से अपने व्यापार को संचालित कर सकते थे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ कमा सकते थे। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, एक होता है आम्बूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। आम्बूर के युद्ध में जो है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने, ये देखिए चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले, ये तीनों एक गुटबाजी थी। इनकी संयुक्त सेनाओं ने 1749 में आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। ठीक है, ये पराजित हो जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो इस समय डुप्ले थे, इनको जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांस में जो समय के थे राजा, वो इनको वापस बुला लेते हैं। ठीक है, आम्बूर के युद्ध के बाद। और इसमें जो है 2 गुट बढ़ जाते हैं, एक फ्रेंच गुट, एक अंग्रेजी गुट। फ्रेंच गुट में कौन कौन शामिल थे, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, जबकि अंग्रेजी गुट में शामिल थे नासिर जंग, अनवरुद्दीन और लॉर्ड क्लाइव। ये 2 गुटों में बढ़ जाता है, यही मेन इसका कारण भी होता है। लेकिन पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि में ये कहा गया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही किसी भी राजा के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप अब नहीं करेंगे। ठीक है, इसी संधि के साथ ये युद्ध की भी समाप्त हो जाती है। आगे देख लेते हैं तृतीय कर्नाटक वार 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में। ये भी यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसकी लपटें भारत में भी देखने को मिली। आगे देख लेते हैं वांडीवास का युद्ध, ये इम्पॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन थे, आयरकूट, और फ्रेंच की तरफ से कौन थे, काउंट डी लैली। देखिए यहाँ पर डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, तो डुप्ले गवर्नर समाप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से आ गए नए गवर्नर काउंट डी लैली। ठीक है, इनके आने के बाद थोड़ा सा और गति मिली युद्ध को, जिसमें जो है फ्रांसीसियों का यहाँ पर सफाया हो जाता है। कुल मिला कितना समझिए, फ्रांस हार जाते हैं और उसके बाद फिर फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है, तो बचा एक मेन कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे देख लेते हैं वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है, या फ्रांसीसी अब मतलब भारत छोड़ के चले जाते हैं, वापसी चले जाते हैं। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। उस समय अंग्रेज कौन थे, आयरकूट, और फ्रेंच गवर्नर कौन थे, काउंट डी लैली। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस संधि के साथ समाप्त हुआ था ये युद्ध, पेरिस की संधि 1763। ठीक है, पेरिस की संधि 1763। इसकी ट्रिक है तीनों संधियों को याद करने की। ए पापे एक सिला सैपल की संधि, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, और पा से पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, और उसके बाद पे से पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोगों ने उत्तर मुगल काल में देख लिया है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जो है अपना न्यू स्थापित किया और मजबूत किया। भारत में व्यापार करते करते वो कैसे शासक बनने लगे। ठीक है, 1757 में
प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये सब हम देखे थे, लेकिन हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।